नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा विशेष सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल, और साथ ही आपको दिखाते हैं खबरें खेती की। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। भारत और साइप्रस ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्य योजना वर्ष 2017-18 पर हस्ताक्षर किए। मधुमक्खी परागण से उपज बढ़ी, करेले में विशेष सफलता। पशुपालकों द्वारा दूध वाले पशुओं की खुराक पर जोर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। भारत और साइप्रस के कृषि मंत्रियों ने नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए पहले से हुए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना वर्ष 2017-18 पर हस्ताक्षर किए। भारत की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने और साइप्रस की तरफ से कृषि ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण मंत्री श्री निकोस कोइलिस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने साइप्रस के कृषि ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण मंत्री श्री निकोस कोइलिस का स्वागत करते हुए यह उल्लेख किया कि भारत और साइप्रस के सदैव मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूसरे के दृष्टिकोणों का समर्थन किया है। श्री सिंह ने जानकारी दी कि भारत ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। यह क्षेत्र अभी भी लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है। सरकार खाद्यान्नों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर रही है, बल्कि कृषि पर निर्भर लोगों की आय में भी वृद्धि कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार ने न केवल व्यापार एवं निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, बल्कि वर्षों से अर्जित जानकारी को बांटने और समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया है। श्री सिंह ने साइप्रस के कृषि ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण मंत्री को भारत आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए हैं। कटखली मधुमक्खी का मीठा शहद तो सभी के बीच लोकप्रिय है, मगर इधर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मधुमक्खी से परागण की क्रिया कराकर अपेक्षाकृत अधिक शहद लेने में सफलता पाई गई है। इस दिशा में सब्जियों को विशेष आधार बनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। फूल फूल पर इतराती, कुछ देर बैठ उड़ जाती। मधुमक्खी जहाँ फूलों से रस यानी मकरंद ले जाती है, वहीं अनजाने में एक फूल का नर अंश दूसरे के मादा अंश तक पहुंचा देती है। यही परागण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सब्जियों के खेत में मधुमक्खी के डिब्बे रखने को प्रोत्साहित कर रही है। परिषद की शोध बताती है कि इससे खेत में खड़ी फसल का उत्पादन सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। एक परीक्षण में मधुमक्खी को करेले की बेल में परागण कराकर जब आकलन किया गया तो पैदावार में 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं करेले की फसल में 47% की कम विकृति पाई गई। यही नहीं, फल का भार 33% अधिक था तो संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई। किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि वे सब्जियों के साथ मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय कमा सके। हमारे देश में 30% किसानों का जीवन निर्वाह पशुधन पर निर्भर है। पशुओं से अधिक दूध लेने के लिए आवश्यक है कि पशुओं को पूरे साल संतुलित आहार मिले। इस ओर हमारे पशुपालक विशेष जोर दे रहे हैं एवं अच्छा मुनाफा भी दूध द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। दुधारू पशुओं से पूरे साल अच्छा दूध प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है कि उनको पूरे साल संतुलित आहार मिले। बहुत से जागरूक पशुपालक इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं एवं अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वह सूखे चारे के साथ साथ हर मौसम के अनुसार हरा चारा, गाजर, कैल्शियम, तेल एवं गुड़ आदि खिलाकर पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और स्वस्थ पशु ही अच्छा दूध देता है। मेरा नाम सुखदेव सिंह दमाना, जो मैं डेयरी का इंतजाम प्रबंध करता हूँ। डेयरी का दूध सुबह और शाम का 4200 लीटर होता है, जो डेयरी में काम आता है। हमारे पास मुर्रा नस्ल की मज्जा भी है जो 22-23 लीटर दूध देती हैं 2 टाइम का। देसी गऊ हरियाणवी नस्ल
राठी गऊ, जर्सी गऊ, HF सभी प्रकार के पशु हमारे पास है। जो दूध वाले पशु हैं उनकी खुराक एक दिन में 100 ग्राम कैल्शियम देते हैं, दूसरे दिन 100 ग्राम तेल देते हैं, तीसरे दिन आधा किलो गुड़ देते हैं। इनके अलावा हरा पट्ठा भी डालते हैं, सूखा भी देते हैं। ये हर एक पशु को गाजर भी डालते हैं मौके के अनुसार। सूखा चारा 7 किलो, 15 किलो हरा चारा 15 किलो देते हैं और गाजर भी डालते हैं 4 किलो 5 किलो के करीब एक पशु को। मौसम करवट बदल रहा है, तापमान में उतार चढ़ाव स्पष्ट देखने को मिल रहा है। आइए जानें इन दिनों के मौसम का हाल और उनके अनुरूप होने वाले कृषि कार्य। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। आज और कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात होने के आसार हैं। कल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी कुछ जगह बरसात होगी। आज और कल पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। आज और कल पूर्वी और पश्चिम राजस्थान में भी मौसम साफ ही रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में आज और कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। आज और कल असम और मेघालय में भी बरसात होगी। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार है। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बरसात होगी। आज और कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हो सकती है। आज झारखंड में कुछ जगह, जबकि आज और कल उड़ीसा में कुछ जगह बरसात हो सकती है। आज और कल बिहार में कुछ जगह बरसात होगी। अगर मध्य भारत की बात करें तो आज और कल पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। आज और कल विदर्भ में भी मौसम साफ ही रहेगा। आज छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात होगी। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में आज और कल मौसम साफ रहेगा, जबकि मध्य महाराष्ट्र में आज कुछ जगह बरसात होने का अनुमान है। आज मराठवाड़ा में कुछ इलाकों में बारिश होगी। दक्षिण भारत में आज और कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह बरसात होगी। आज तेलंगाना में कुछ जगह बरसात होगी, जबकि आज और कल रायलसीमा और लक्षद्वीप में मौसम साफ रहेगा। 2 दिन कोंकण, गोवा में भी मौसम साफ ही रहेगा। वहीं आज और कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी खबरें खेती की। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा विशेष सेगमेंट, आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है
और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल का। और आपको बता दें कि आज के हमारे इस सेगमेंट का विषय है गर्मियों में खेतों की तैयारी और मक्का की फसल की देखभाल। और इस विषय से संबंधित बहुत सारे सवाल जो हैं आपकी चिट्ठियों के द्वारा, आपकी ईमेल्स के द्वारा हम तक आ पहुँचे हैं। तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए हम हमारे सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे किसान भाइयों बहनों, आपको बता दें कि उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सस्य विज्ञान संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर YS शिवे जी। डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर शिवे, बहुत सारे सवाल जो है हमारे किसान भाइयों बहनों ने हम तक पहुंचाए हैं उनकी चिट्ठियों के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा। तो फिर आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट की। हमारी जो पहली चिट्ठी है वो देखते हैं हमें किसने भेजी है। हमारी जो पहली चिट्ठी है हमें भेजी है राजस्थान के चूरू से मोहन ने, और ये पूछना चाहते हैं कि गर्मी की जुताई का महत्व क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया है आपने मोहन जी। डॉक्टर शिवे, हम चाहेंगे कि आप इनका जवाब दें इनको। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं गर्मी के दिनों में यदि हम जुताई करते हैं तो उसके 3-4 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है, जो भी खरपतवार हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी कीड़े हैं, विशेषकर जो वाइट ग्रब वगैरह मिट्टी के अंदर होती है, यदि हम उसकी जुताई करते हैं तो वहाँ बहुत सारे कौवे आते हैं और उन्हें खा जाते हैं, चील वगैरह भी आती हैं। और दूसरी बात यह है, जो भी हमारे सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं, यानी कि हमारी मिट्टी जनित जो भी बीमारियां होती हैं, उनके जो स्पोर्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसके साथ साथ आजकल ये देखा जा रहा है मिट्टी के अंदर जो है निमेटोड की प्रॉब्लम भी हो रही है। यदि हम गर्मी की जुताई करते हैं तो जो निमेटोड पैदा होते हैं मिट्टी के अंदर, वो भी गर्मी की जुताई से, क्योंकि तापक्रम बहुत अधिक होता है, तो वो मर जाते हैं। इसके साथ साथ जो है यदि हम गहरी जुताई करते हैं मिट्टी की, तो गहरी जुताई करने से जो है जब वर्षा होगी, जब मिट्टी के अंदर जो है पानी का अवशोषण अच्छे ढंग से होगा, और कोई भी फसल लेंगे तो आपकी जो है अब पानी को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो पानी कम देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से गर्मी की जुताई करने से विशेषकर सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। जो भी हमारे कीड़े मकोड़े हैं तथा बीमारियां हैं, वो सारी मिट्टी जनित जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी नष्ट हो जाएंगी, और निमेटोड भी सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से गर्मी की जुताई करने का किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। और मैं सलाह देता हूं इस माध्यम से कि आप जो है गर्मी की जुताई अवश्य करें यदि आपका खेत खाली है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मृदा का संरक्षण हो सके और पानी का अवशोषण जब बारिश होगी तो अच्छा हो सके। जी बिल्कुल। तो देखिए मोहन जी, आपका जो सवाल था कि गर्मी की जुताई का क्या महत्व होता है, इसका जवाब हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार पूर्वक आपको दे दिया है। तो ये आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी किसान भाइयों बहनों के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपने खेतों की तैयारी करने से पहले सबसे पहले अपने खेतों में जुताई अवश्य कर ले। आइए किसान भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी जो अगली चिट्ठी है वो हमें किसने भेजी है वो देखते हैं। डॉक्टर शिवे, हमारी जो अगली चिट्ठी है वो हमें भेजी है उत्तर प्रदेश से विवेक ने, और ये लिखते हैं कि मैं मूंगफली की खेती करना चाहता हूं और इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार कर सकता हूं। तो इसके बारे में विवेक जी को जवाब दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। विशेषकर जो है बदायूं वगैरह का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा उगाते हैं मूंगफली। जो है मूंगफली उगाने के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले जो है हम पलेवा करें। पलेवा करके जो 2-3 बार जुताई करें। जुताई करने के बाद जो पाटा लगाएं। पाटा लगाने के बाद में यदि ऊंचा नीचा खेत है तो लेजर लैंड लेवलर से इकसार कर लें। लेजर लैंड लेवलर का ये फ़ायदा है कि उससे जो है यदि ऊंचा नीचा खेत है तो पानी जो हमारा समान रूप से जाएगा, और जो भी हम फसल लगाएंगे उससे जो है हमारी अच्छी पैदावार होगी। तो खेत की तैयारी करने के लिए इनको सबसे पहले यही ध्यान रखना है, मूंगफली उगानी है, कि 2 से 3 बार जो जुताई करें हैरो से, टिलर से। उसके बाद जो है पलेवा करें। पलेवा करने के बाद में लेजर लैंड लेवलर चलाकर फिर जो है
मूंगफली की ये बिजाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप किस प्रकार मूंगफली की खेती कर सकते हैं, उसके लिए खेत तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। आइए किसान भाइयों बहनों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली चिट्ठी हमें किसने भेजी है। हमारी अगली चिट्ठी हमें भेजी है मेघालय से, देश के पूर्वोत्तर भाग से आई है हमारी अगली चिट्ठी और ये हमें लिखी है सैयद जी ने। और डॉक्टर शिवे ये पूछते हैं कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों का खास ध्यान रख सकते हैं ये। हाँ, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। विशेषकर मेघालय वगैरह में जो है बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पे जैसे ही हमारी खेत खाली होते हैं तो उस समय खेत की तैयारी कर लेना चाहिए। और बरसात आने से पहले जो है खेतों को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है 2 से 3 बार जो है हैरो चलाएं, फिर कल्टीवेटर चलाएं और उसको एकसार कर लें। और हो सकता है यदि फसल बारिश होने से पहले वो उनके मेंढ वगैरह भी बना लें, क्योंकि मेंढ का बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि मेंढों के ऊपर वो फसल को लगा सकते हैं और बीच में पानी रह सकता है। तो इस तरीके से जहाँ अधिक वर्षा होती है तो बुवाई करने के लिए मेंढों का उपयोग किया जाता है। मेंढों के ऊपर जो है विशेषकर ऐसी फसलों को लगाया जाता है जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर धान वगैरह का इस्तेमाल, धान को लगाते हैं और धान को लगाने से पहले पडलिंग करते हैं और पडलिंग करने के बाद में तभी धान की रोपाई करते हैं। तो विशेषकर जो है इनको इस बात का ध्यान रखना, बारिश आने से पहले खेत की तैयारी कर लें और मेंढ भी जो है बारिश आने से पहले ही बना लें, ताकि जो है इनको मेंढों के ऊपर जो ऐसी फसलों को लगाएं जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और नीचे वाली क्षेत्र में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर धान को उगाएँ। तो इस तरीके से ये अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए सैयद जी, आप अपने अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में खेतों की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं और कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दी है। आइए बढ़ते हैं आगे और अगली हमारी जो चिट्ठी है वो हमें किसने भेजी है ये देखते हैं। हमारी अगली चिट्ठी हमें डॉक्टर शिवे भेजी है मध्य प्रदेश से मनोज ने और ये लिखते हैं कि मक्का की बुआई का सही समय क्या है और अच्छे मुनाफे के लिए ये क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में इन्हें जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए मक्का को जो है ऐसी फसल है कि तीनों मौसम में उगाया जा सकता है, खरीफ, रबी, जायद में। इस समय जो है आप जायद का तो सीज़न निकल गया है, तो अब इस खरीफ का सीज़न आएगा। खरीफ को लगाने के लिए मक्का में यदि सिंचाई की सुविधा इनके पास उपलब्ध है तो इस समय भी लगा सकते हैं और थोड़ा देर करके भी लगा सकते हैं। यदि देर करके लगाएंगे तो जिस समय बारिश आती है उस समय जो है इनकी मक्का के भुट्टे नहीं बनेंगे। तो अच्छा ये रहेगा थोड़ा देर करके लगाएं। जून के लास्ट वीक में जुताई कर लें, जुताई करने के बाद में पलेवा कर लें, पलेवा करने के बाद में बिजाई करें। तो जून के अंतिम सप्ताह में यदि मक्का को लगाएंगे तो इनको अच्छा मुनाफा मक्का से प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, अगला जो प्रश्न है वो हमें भेजा है पंजाब से विशाल ने और डॉक्टर शिवे ये जानना चाहते हैं कि मक्का की अच्छी किस्म कौन सी है, ये अपने क्षेत्र पंजाब में कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं मक्का की जिनका ये चयन कर सकते हैं, इसके बारे में इन्हें विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष किस्मों का अनुमोदन किया गया है और पंजाब के लिए विशेषकर जो इस समय जो प्रमुख किस्में हैं जिनको ये लगा सकते हैं खरीफ के मौसम में, वो PHM1 है, PHM4 है, PHM5 है और इसके साथ साथ जो है N के 6240 है, DC के 9308 है, पूसा अगेती 5 है, गौरव है। ये किस्में जो है प्रमुख है जिनको ये किसान भाई इनमें से कोई सी भी उपलब्ध हो उसको चुन सकते हैं और अपने खेत में मक्का की खेती कर सकते हैं। जी, आप अपनी मक्का की फसल में लगे गुलाबी तना भेदक से किस प्रकार निजात पा सकते हैं, किस प्रकार उसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शिवे ने आपको जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो जो उपाय आपको बताए हैं अगर आप उन्हें अमल में लाएंगे तो अवश्य ही आप इसकी रोकथाम जो है वो जल्द से जल्द कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और हमारी जो अगली चिट्ठी है डॉक्टर शिवे वो देखते हैं हमें किसने भेजी है। हमारी अगली चिट्ठी हमें भेजी है बिहार से अतुल ने और ये लिखते हैं कि मक्का बोने के लिए बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, इसके बारे में इन्हें जानकारी दीजिए। देखिए मक्का के लिए जो है लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मक्का की बीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी लाइन से लाइन की दूरी जो है लगभग 60 सेंटीमीटर होती है, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। तो लगभग हमें 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की पर्याप्त होता है, जिससे कि ताकि हमें समुचित और उचित पौधों की संख्या प्राप्त हो सके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से।
जी अतुल जी, तो देखिए हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि 15 से 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज की मात्रा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं मक्का की बुआई के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब समय है हमारी आखिरी चिट्ठी का। तो डॉक्टर शिवे, हमारी जो आखिरी चिट्ठी है वो हमें भेजी है झारखंड से राहुल ने, और ये लिखते हैं कि मैं मक्का की खेती करना चाहता हूँ, इसके लिए खेतों की तैयारी ये किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इन्हें विस्तार से बताएं। राहुल जी ने झारखंड से प्रश्न अच्छा पूछा है। झारखंड में मक्का की खेती बहुत होती है। मक्का की खेती करने के लिए सबसे पहले जो है 2 से 3 बार हैरो चलाकर जुताई करें, फिर कल्टीवेटर चलाएं, और कल्टीवेटर चलाने के बाद में फिर पाटा लगाएं। पाटा लगाने के बाद में फिर लेजर लैंड लेवलर से खेत को इकसार कर लें। अच्छा, यदि ऊंचा नीचा है तो उससे पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो है पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता भी बढ़ जाती है। उसके बाद पलेवा करके फिर ये 2 बार जुताई करें। जुताई करने के बाद में पाटा लगाकर बिजाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से खेत की यदि अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो मक्का की पैदावार इनको अच्छी मिलेगी, और झारखंड में मक्का की पैदावार की जो है प्रति हेक्टेयर वो भी बहुत अच्छी है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हमने जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, आप लोग उनसे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आपको ये भी बता दें किसान भाइयों बहनों कि अगला जो हमारा सेगमेंट होगा आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल, उसका विषय होगा गर्मियों के मौसम में सब्जियों की खेती एवं संरक्षण। जी हाँ, गर्मियों में सब्जियों की खेती एवं संरक्षण से संबंधित जितने भी सवाल आपके पास हैं, आप अपनी चिट्ठियों के द्वारा, अपनी ईमेल्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को हम हमारे कार्यक्रम में शामिल करें और उनके जवाब आप तक विस्तार पूर्वक पहुंचा सके। डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे किसानों के जो सवाल हैं उनके जवाब इतने विस्तार पूर्वक दिए। धन्यवाद। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर।